अभी हम खड़े हैं योग नगरी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश से 250 मीटर आगे। 125 किलोमीटर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है। लगभग इसका 80% काम पूरा हो चुका है। पहाड़ के लोग सिटी में जाते थे जी, शहरों में जाते थे तो जी, लोग उनसे कहते थे कि आप जी, ट्रेन देखने यहाँ पे आए थे और यहीं बस गए। ये जी। मतलब एक ताना हुआ करता था, जी। एक कमेंट हुआ करता था जो शहर के लोग पहाड़ के लोगों पे मारते थे। जी, अभी देखिए कि ये आज उसी पहाड़ पर जी। रेल लाइन चढ़ने को तैयार है। यहाँ पे बहुत सारी सुरंगें हो रही हैं, पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, ये सारी बातें हैं। उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी सीमा जी। चाइना बॉर्डर से टच होती है। जी। अब सेना की मौजूदगी या सेना के सामान की मौजूदगी वहाँ बहुत जरूरी है। जी। उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे उस दृष्टि से भी ये रेलवे लाइन बहुत अच्छी साबित होगी। और 12 या 13 रेलवे स्टेशन बनेंगे, उनके आसपास जो रोजगार होगा उसमें एक बाहर का मतलब आउट ऑफ जो स्टेट है उत्तराखंड के बाहर के आदमी आके रोजगार करेंगे, क्योंकि पहाड़ी जो लोग हैं वो सीधे साधे होते हैं। माइनस पॉइंट ये भी है कि पहाड़ तो विकास करेगा, लेकिन पहाड़ के लोग क्या विकास करेंगे, ये एक चुनौती भरा सवाल है। अभी हम खड़े हैं योग नगरी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश से 250 मीटर आगे, यानी कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना रही है उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों के लिए। बड़ी बेसब्री से आज़ादी के बाद से ही लोग इंतज़ार कर रहे थे कि पहाड़ में रेल कब चलेगी। 2015 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम शुरू होता है। आज है 2025 में हम अभी रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़े हैं। क्या कुछ इसके अपडेट हैं उनके ऊपर बात करेंगे, क्या कुछ इसके सकारात्मक पहलू हैं उनके ऊपर बात करेंगे, क्या इसके नकारात्मक पहलू होंगे भविष्य में उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ है मेरे सहयोगी उनियाल जी। नमस्कार उनियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा उनियाल जी, मुझे ये बताइए कि 125 किलोमीटर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है। लगभग इसका 80% काम पूरा हो चुका है। हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनका अभी एक स्टेटमेंट आया था कि इसकी जो 13 मेन टनल हैं उनका काम पूरा हो चुका है और 9 जो स्केप टनल हैं उनका भी काम पूरा हो चुका है। बहुत जल्द ही इसका जो ट्रैक है उसका सर्वे किया जाएगा और ट्रैक बिछने का काम भी अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। 2026 दिसंबर तक इसका मतलब डेडलाइन इन्होंने रखी है कि इसे हम कंप्लीट करके दे देंगे। ऐसे में आप ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना को कैसे देखते हैं पहाड़ के लिए? देखिए, पहाड़ के लिए तो ये जो रेल परियोजना है ये एक सपने के जैसा है जी। एक बात अगर मैं आपसे कहूँ तो कभी पहाड़ के लोगों को, जब पहाड़ के लोग सिटी में जाते थे जी। शहरों में जाते थे तो जी। लोग उनसे कहते थे कि आप जी। ट्रेन देखने यहाँ पे आए थे और यहीं बस गए। ये जी। मतलब एक ताना हुआ करता था, जी। एक कमेंट हुआ करता था जो शहर के लोग पहाड़ के लोगों पे मारते थे। जी। अभी देखिए कि ये आज उसी पहाड़ पर जी। रेल लाइन चढ़ने को तैयार है और जी। चढ़ चुकी है। जी। जी। क्योंकि आपके हिसाब से 70% 80% काम इसका पूरा हो ही चुका जी। है। जी। तो जब ये काम पूरा हो चुका है तो सपना पूरा हो ही गया है तकरीबन। बस अब इस सपने को धरातल पे उतरने की इसकी बारी है, जो बहुत जल्दी 2026 तक, जैसा आप बता रहे हैं कि ये 2026 में ट्रेन शुरू हो जाएगी। वो डिले भी होती है तो भी ये सपना बहुत जल्दी साकार होने वाला है पहाड़वासियों को। अच्छा, 2017 से पहले मैंने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग और आपके जूसीमठ, बद्रीनाथ और केदारनाथ तक मैं गया हूँ। तब 9, 10, 11 घंटे में कर्णप्रयाग तक पहुँचने में लग जाते। जी, तब जी, रोडें जी। भी बहुत पतली हुआ करती थी, सही बात। तंग हुआ करती थी। जी। फिर 2017 में ऑल वेदर रोड का काम होता है। आज काफ़ी समय हमारा बचता है। ऐसे में जब 125 किलोमीटर का जो ये सफ़र है, जब ये 2-2.5 घंटे का हो जाएगा तो कितना कुछ बदलाव आप पहाड़ में देखने जा रहे हैं? अभी देखिए कि जैसे अभी भी अगर हम ये 125 किलोमीटर का सफ़र अगर हम बस से या बाय रोड तय करते हैं तो इसमें भी हमारे 3 या 4 घंटे खर्च हो जाते जी। हैं। पर रेलवे लाइन बिछने से ये सफ़र हमारा 1-1.25 घंटे में आसानी से हो जाएगा। तो इससे यहाँ के जो लोग हैं, जो 125 किलोमीटर के दायरे के लोग हैं, इन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एक आम जन है जिसको देहरादून में आना है और अगले दिन या सेम डे वापस जाना है, वो अभी इस बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ का सफ़र ही 4 घंटे का खर्च होता है। इससे क्या है कि 1-1.25 घंटे में जब सफ़र पूरा होगा तो दुकानदारों के लिए फ़ायदा है। जो लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो अपना सेब उगा रहे हैं या अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से भी उनको फ़ायदा होगा कि उनको कच्चा माल लेके आना है या अपनी फसल शहर में पहुँचानी है। उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये रेलवे लाइन एक जीवन देने वाली
कारोबार को जीवन देने वाली रेलवे लाइन बनेगी। और एक ये जो नौकरी वाले लोग हैं जो महीनों महीनों तक अपने घर नहीं जा पाते क्योंकि कभी रोड ब्लॉक हो जाता है, कभी कुछ है, कभी टाइम ज़्यादा खर्च होता है, उन लोगों के लिए भी ये बड़ा आसान और सुगम हो जाएगा। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि लोग जो कि डरते थे कि हम जाएंगे तो हमारे 6-7 घंटे, अगर बारिश और या कुछ भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो लैंडस्लाइड हो गया तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो लोग डिले भी करते थे घर जाना। लेकिन आपने एक और दूसरी बात कही है कि जो अभी मैं एक देख रहा था कि उत्तराखंड का जो सेब होता है, जी जी जी, उत्तराखंड का सेब जो है वो दुबई एक्सपोर्ट हो रहा है। जी जी जी। अब उत्तराखंड का जब दुबई एक्सपोर्ट हो रहा है, पौड़ी गढ़वाल में एक गुच्छी होती है, गुच्छी की खेती हो रही है वहाँ पे, और ऐसे तमाम प्रकार के जितने भी उत्पाद उत्तराखंड के अंदर होते हैं अब उन्हें सीधे बड़ी मंडियों तक पहुँचाया जा सकता है कम समय में, ताकि वो ख़राब भी नहीं होंगे। कम समय में पहुंचाया जा सकता है। पहले क्या है कि देखिए जो भी फसल है या जो सेब की आप बात करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहाड़ से यहाँ आए तो हाथों हाथ बिक जाएं और उनसे व्यापार भी बढ़े, लेकिन उन चीज़ों को यहाँ पहुँचाना एक चैलेंज है, एक चुनौती से कम नहीं है। ये रेलवे लाइन बनने के बाद जब सफ़र आसान हो जाएगा और समय की बचत हो गई तो वो फसलें भी यहाँ आसानी से आ सकती हैं। जो छोटी मोटी फैक्ट्रियाँ वहाँ काम कर रही हैं उनके लिए रॉ मटेरियल या उनका जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो भी यहाँ आसानी से आ सकता है। तो व्यवसाय की दृष्टि से भी ये रेलवे लाइन बहुत अच्छा काम करेगी और पहाड़ के लोगों के जीवन को आसान बनाने वाली ये रेलवे लाइन साबित होगी। जी। अच्छा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन जो है ये कनेक्टिविटी को तो बढ़ाएगी और तेज़ी भी आएगी और काफ़ी आसान भी हो जाएगा आना जाना। देखिए जो जितने भी स्टेशन बनने वाले, मेरे ख्याल से 12 रेलवे स्टेशन, 12 या 13 रेलवे स्टेशन के आसपास की जगह का जो विकास होगा, वहाँ जो रोजगार पैदा होगा उससे पलायन भी रुकेगा। एक हद तक पलायन पे भी चोट ये रेलवे लाइन करेगी, क्योंकि देखिए जब 12 स्टेशन बनेंगे तो 12 स्टेशन के आसपास कारोबार भी बढ़ेगा, छोटी छोटी मोटी दुकानें भी बढ़ेंगी, काम धंधे बढ़ते हैं जब कहीं विकास होता है। तो इस चीज़ से पलायन के ये जो रोजगार न होने की वजह से जो पलायन होता है उसमें भी कहीं ना कहीं चोट पहुँचेगी और यहाँ पलायन रुकेगा और रोजगार बढ़ेगा। पलायन रुकेगा, रोजगार बढ़ेगा। इसी पे मैं एक बात करता हूँ, मैं पौड़ी गढ़वाल से आता हूँ, पौड़ी गढ़वाल देवप्रयाग सौड़ के पास ही मेरा गांव है। मैं अभी बीच में गांव गया था तो वहाँ पे मेरे गांव से ही आसपास के क्षेत्र से 30 लोग वहाँ पे जो सौड़ रेलवे स्टेशन बन रहा है वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोजगार भी जनरेट हुआ, उन लोगों को रोजगार भी मिला है। इस बात से भी मैं आपकी सहमत हूँ। अच्छा, अब इसके और पहलुओं पर हम बात करते हैं, जैसे कि रोजगार हो गया, समय की तो बचत हो ही रही है, सामरिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना? देखिए जो ऑल वेदर रोड बनी है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी सीमा चाइना बॉर्डर से टच होती है। अब सेना की मौजूदगी या सेना के सामान की मौजूदगी वहाँ बहुत ज़रूरी है। उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे उस दृष्टि से भी ये रेलवे लाइन बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी और टाइम कम लगेगा तो चाइना से सटे होने, हमारी सीमा का चाइना से सटे होने के कारण ये उत्तराखंड को सामरिक दृष्टि से बहुत अच्छा बनाना सरकार को चाहिए ही, और एक तरीके से कह दीजिए कि सरकार की मजबूरी भी है, क्योंकि चाइना पे कोई भरोसा तो किया नहीं जा सकता। और अगर इस साइड से अगर कोई सामरिक दृष्टि से कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो वहाँ तक हमारी सेना की पहुँच बड़ी आसान हो जाएगी। हाँ, वैसे भी उत्तराखंड अपनी अच्छी खासी सीमा चाइना के साथ शेयर करता है। बहुत अच्छी सीमा शेयर करता है। हमेशा ही चाइना के साथ तनाव की स्थिति बनी रहती है, चाहे गलवान हो चाहे डोकलाम हो, तमाम। तो ऐसे में उत्तराखंड भी बड़ा सेंसिटिव है चाइना को लेकर, तो उसी के तहत भी एक सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। ये तो तमाम इसके सकारात्मक पहलू हैं। 125 किलोमीटर का जो ये ट्रैक है, इसमें 80% जो ट्रेन गुजरेगी वो टनल के अंदर से गुजरेगी, और अभी लेटेस्ट जो इंडिया की सबसे बड़ी टनल को ब्रेक थ्रू मिला वो उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिला। अच्छा, इसकी बड़ी अच्छी बात आपको बताऊं, इसकी जो डेडलाइन थी 14.5 किलोमीटर की टनल अपने डेडलाइन से पहले अपना काम कंप्लीट कर देती है। कभी ये देवप्रयाग टू जनासू वाली, सौड़ वाली, कभी आपने कल्पना भी करा था कि भारत के अंदर इतनी तेज़ी से पहाड़ों के अंदर चुनौती भरे उसमें माहौल में इस तरीके से काम इतनी तेज़ी से हो पाना? क्या पहाड़ों पे रेल लाइन बिछाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती कैसे है ये इस बात से सिद्ध होता है कि इससे पहले जो रेलवे लाइन बिछी थी पहाड़ों में, वो आप इतिहास खोल के देखें तो आपको ये पता चलेगी कि बहुत पहले बिछी थी। उसके बाद पहाड़ों में रेलवे लाइन का काम बहुत कम होता है, और ये पहाड़ काटना, सुरंग बनाना, अब जैसे 12 रेलवे स्टेशन है, 27 कितनी सुरंगें हैं इसमें? 13 सुरंगें हैं, और 13 सुरंगों में भी जो 15 किलोमीटर लंबी जो सुरंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, 13 सुरंगों का काम अभी कंप्लीट हुआ है, 9 एस्केप टनल का काम हुआ है।
और इसमें से 13 टनल में आप जिसकी बात कर रहे हैं ये वो सबसे बड़ी सुरंग मेरे ख्याल से है जी, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी सुरंग है जो पहाड़ों के अंदर बनाई गई। तो ये खुद अपने में बहुत चुनौती भरा काम है और आरवीएनएल ने इसको डेडलाइन से पहले पूरा किया। ये उससे भी मतलब चुनौती को स्वीकार करके उसको हराने वाली बात है और आरवीएनएल ने जो किया है काबिल तारीफ है जी। और ये बहुत कम होता है कि डेडलाइन से पहले ही कोई टारगेट अचीव कर लिया जाए ऐसे मामलों में जहाँ इतनी चुनौतियाँ हैं और पहाड़ों पे सुरंग बनाने जैसा काम चुनौतीपूर्ण कार्य है। आरवीएनएल हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, लगातार अपडेट लेते रहते हैं नरेंद्र मोदी जी। जी और उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ जब वो 2014 में आए थे तो उन्होंने निश्चय कर लिया था कि पहाड़ में ट्रेन पहुंचानी है, खासतौर पे उत्तराखंड के जो 4 धामों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ना है। मोदी जी इस संकल्प के साथ भी आए थे। सही बात है। अच्छा, अब इसके नकारात्मक पहलुओं पे भी लोग बात करते हैं। मैं जाता हूँ गाँव में तो वहाँ पे लोग बोलते हैं, अरे आपने जोशीमठ देखा, वहाँ पे पहाड़ धंसने लग गया है, तो ये टनल का ही दुष्प्रभाव है। इतनी लंबी टनल जो कि 80% टनल से होके जब ये रेलवे लाइन गुजरेगी और स्केप टनल वगैरह हम मिला दें तो काफ़ी टनलें इसकी हो रही है। तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि पहाड़ खोखले हो गए हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस नकारात्मक पहलुओं को? देखिए, जोशीमठ की जो आपदा है वो सुरंग पे ही उसका आरोप रखा गया कि सुरंग की वजह से ऐसा हुआ है और यहाँ पे भी बहुत सारी सुरंगें हो रही हैं, पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं, ये सारी बातें हैं, आप ठीक कह रहे हैं और आपदाएं आती रहती हैं। लेकिन जब सुरंगें नहीं थी तब भी आपदाएं आती थी। ऐसा तो नहीं है कि सुरंगों से पहले ये जो सुरंगें रेलवे ने बिछाई हैं या बनाई हैं, इन सुरंगों से पहले क्या आपदा नहीं आती थी? आपदा तो उससे पहले भी आती थी और आपदा पहाड़ों में एक आम सी बात हो गई और पहाड़वासी तो आपदा से बिल्कुल जो है चिर परिचित हो गए हैं, है ना। आपदा झेलते हैं फिर खड़े हो जाते हैं। तो आपदाएं तो पहले भी आती। तो आपदाओं का जो दंश है वो ऐसा नहीं है कि सुरंग बनने के बाद ही आई है। जहाँ तक माइनस पॉइंट की बात है, ये मैं मान सकता हूँ कि जब ये रेलवे लाइन पहाड़ों पे चढ़ेगी और 12 या 13 रेलवे स्टेशन बनेंगे, उनके आसपास जो रोज़गार होगा उसमें एक बाहर का मतलब आउट ऑफ जो स्टेट है उत्तराखंड के बाहर के आदमी आके रोज़गार करेंगे, क्योंकि पहाड़ी जो लोग हैं वो सीधे साधे होते हैं, उनको रोज़गार की इतनी समझ होती नहीं है और बिज़नेस वगैरह की तो इतनी समझ होती नहीं है, तो वो खुद से तो काम कर नहीं पाते हैं। तो बाहर के जो लोग हैं, जो यूपी के हैं या जो आउट ऑफ उत्तराखंड के लोग हैं, वो आके अपना व्यवसाय जमा लेते हैं और पहाड़ी आदमी वहाँ नौकरी ही कर पाता है बस। तो इस दृष्टि से अगर मैं देखूँ तो एक वो चीज़ भी है कि माइनस पॉइंट ये भी है कि पहाड़ तो विकास करेगा, लेकिन पहाड़ के लोग क्या विकास करेंगे, ये एक चुनौती भरा सवाल है। और ये सोचने लायक बात भी है कि पहाड़ के विकास के साथ साथ पहाड़ में रहने वाले आदमी का विकास उससे भी ज़्यादा जरूरी है। जी, ये आपकी जो आपने बात कही है कि बाहर का आदमी आएगा, आउट ऑफ स्टेट से आदमी जब आएगा यहाँ पे, दूसरे स्टेट का आदमी उत्तराखंड में आएगा। मैं जब चाय की दुकान पे चाय पीता हूँ, पहाड़ों में इधर उधर जाता हूँ, तो अक्सर लोगों की ये समस्या रही, ये चिंता वो जताते हैं कि यार ठीक है, पहाड़ पे ट्रेन आ रही है, इतने विकास हो रहा है, इतने रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, लेकिन काम तो बाहर का आदमी करेगा। मैं उनसे कहता हूँ नहीं, इसके साथ रिवर्स पलायन भी तो होगा। कम से कम जो रेलवे स्टेशन के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ के आसपास के गाँव हैं, वो लोग तो पक्का रिवर्स पलायन करेंगे, क्योंकि उनका अब समय बचेगा, टाइम, वो लोग भी तो अपना कारोबार खोलेंगे। लेकिन लोगों की समस्या यही है कि काम तो बाहर का ही आदमी करेगा। आप देख लेना, देखिए आज के अखबार में या आज का जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने सुजुकी मोटर का एक उद्घाटन किया है किसी टेक्नोलॉजी का, मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए स्वदेशी का मतलब है कि पैसा कोई भी लगाए लेकिन काम भारतीय करे। जी, मतलब निवेश किसी का भी हो लेकिन उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भारतीय हों। एक मैं छोटी सी बात उस हिसाब से ये कहूँगा कि ये जो निवेश हो रहा है, जो केंद्र सरकार कर रही है या जो पूरा देश यहाँ पे निवेश कर रहा है, उसका फ़ायदा अगर उत्तराखंड को मिले तो ही एक असली सफलता उत्तराखंड के विकास में मैं मानूंगा। क्योंकि उत्तराखंड का तो विकास हो रहा है लेकिन उत्तराखंड वासी का विकास नहीं हो रहा है, ये भी नहीं चल पाएगा। ये तो होना ही चाहिए कि उत्तराखंड विकास करे तो उत्तराखंडी भी विकास करे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य बड़ी तेज़ी से प्रगति पर है। 70 से 80% के बीच इसका काम लगभग पूरा हो चुका है और इसके हमने तमाम वो सकारात्मक पहलू देख लिए हैं, चाहे वो इसकी सामरिक दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण ये हो जाती है, चाहे इसका हमने चारों धामों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण ये रेल लाइन है, चाहे समय की बचत हो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक या रुद्रप्रयाग या जोशीमठ जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों के लिए कितना समय बचेगा, हमने इनके तमाम पहलू देखे। और जो लोकल उद्यमी हैं जिनका कृषि से जो संबंध रखते हैं, उनके जो कच्चे उत्पाद हैं बड़ी तेज़ी से अब बड़ी मंडियों तक पहुँच पाएंगे। तो ऐसे में इस चर्चा को देते हैं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद निहाल जी आपका धन्यवाद समय देने के लिए।